हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद फिगर्स ऑफ स्पीच। कल संडे को काफ़ी बच्चों से बातचीत हुई, तो सभी का कहना ये था कि सर एक बार पोइट्री रिवाइज करवाई जाए। तो बेटा देखते हैं, क्योंकि रिवीजन का तो अभी टाइम नहीं है, पहले एक बार सिलेबस देखेंगे, पर फिर भी कोशिश करते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच जो मैंने एक पोएम में आपसे पूछे थे, तो ज़्यादा अच्छे जवाब नहीं आए, बल्कि आए नहीं, जवाब नहीं दिए बच्चों ने। तो शायद फिगर्स ऑफ स्पीच आपने पहले पढ़ा तो हुआ है, लेकिन अभी याद है कि नहीं है वो देखते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं फिगर्स ऑफ स्पीच एक बार रिवाइज कर दूँ जो हमारे सिलेबस में है। होते तो ये बहुत सारे हैं, काफ़ी लिमिटलेस है, हिंदी की तरह नहीं होते। जैसे हिंदी में दो होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो ये समझो बेटा, ये फिगर्स ऑफ स्पीच है ना, ये भी एक अलंकार। अच्छा, ये फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है? अलंकार है। अच्छा, अलंकार क्यों लिखे जाते हैं? अलंकार इसलिए लिखे जाते हैं कि किसी भी भाषा को आप अलंकृत कर सकें, अर्थात उसको सुंदर बना सकें, उसको अट्रैक्टिव बना सकें। अब अंग्रेजी के फिगर्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी को कैसे अट्रैक्टिव बनाते हैं, आखिर ये फिगर्स ऑफ स्पीच है क्या, और हमारी पोएम्स में जो हमसे पूछे जाते हैं बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन हर साल आता है, मे बी 2 बट 1 मार्क इज श्योर। तो देखते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के लिए भी। तो वो 8-10 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम करते हैं, उन्हीं में से आता है, बल्कि 3-4 में से आता है, लेकिन फिर भी हम 8 से 10 पहुंचेंगे। चलिए आइए, तो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच जो सब जानते हैं वो लेते हैं हम सिमिली। ये क्या है जी? बेटा सिमिली मैंने पीडीएफ में आपको लिख के दिया है। ये कंपैरिजन है, दो चीजों का कंपैरिजन होता है, ठीक है। नॉन लिविंग का लिविंग के साथ हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग हो सकता है। तो ये कंपैरिजन है, और इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? देखो, जब भी ये दो वर्ड आपको नजर आए, एज और लाइक, देखो यहां मैं ज्यादा राइटिंग नहीं करूंगा, सिर्फ समझा रहा हूं आपको। रिटर्न मटेरियल मैंने आपको दे दिया है, आपके पास पीडीएफ पहुंचेगा, वो देखना। तो सिमिली में एज और लाइक मिलेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सच भी मिलता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको एज और लाइक मिलेंगे। जब ये दो शब्द मिल जाए, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, एज मिल जाए, लाइक मिल जाए, तो समझना कि इसमें सिमिली है। और क्या हो रहा है? हाँ बेटा, क्या हो रहा है? कंपैरिजन। कंपैरिजन में क्या मिले? एज और लाइक। देखो कैसे कंपैरिजन हो रहा है? यू आर लाइक my brother. It means you are compared with my brother. और किसके साथ कंपेयर कर दिया? लाइक के साथ। तो क्या हो गया बेटा? ये सिमिली। और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ही, इसको लेते हैं, इस कमबख्त का नाम लिखते हैं कोरोना is as horrible as death. अब totally we are comparing the corona with the death. So most probably corona is like death. ये समझो आप। यूज क्या किया हमने? एज और एज। एक जगह आए, दो जगह आए, तो ये भी कौन सा हो गया बेटा? आपका सिमिली। चलो ये हुए दो एग्जांपल, थोड़ा सा फटाफट आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम ले रहे हैं मेटाफर। अब देखो इसके बारे में बहुत सारे लोगों की राय अलग अलग है, और बच्चे पढ़ने में बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो देखो कंफ्यूजन नहीं पालना, सिर्फ इतना पालना है कि किसी चीज का कंपैरिजन करते समय अगर उसके बीच में एज और लाइक आए, बस सीधा सिंपल तरीका, एज और लाइक आए तो वो सिमिली है, और अगर कंपैरिजन हो रहा है डायरेक्ट, एज और लाइक बीच में नहीं है, तो बेटा वो मेटाफर है, ठीक है। अगर मैं ये भाषा भी इस्तेमाल करूं, डायरेक्ट कंपैरिजन, जैसे इधर तो मैंने लिख दिया यू आर लाइक माई ब्रदर, इधर मैं बोलता हूं उसको यू आर माई ब्रदर, मीन्स यू हैव बीन कंपेयर्ड विद ब्रदर विदाउट एज और विदाउट लाइक। You are
a tiger. Can the human being be a tiger? No, but he has been compared with tiger. तो आपको अगर मैं यहां लिखता you are like a tiger तो थोड़ा डिफरेंस होता, लेकिन हमने सीधा क्या लिखा, like हो जाता तो क्या हो जाता, सिमिली. अब हम सिर्फ बोले you are a tiger, तो ये क्या बना बेटा, ये बना मेटाफर. अब इसके आगे अगर हम चले तो थर्ड वन हमारा होगा सिमिली हमने किया, मेटाफर हमने किया, और अब हम लेते हैं एलिट्रेशन. ये हमने लिया एलिट्रेशन. ये एलिट्रेशन क्या होता है बच्चों, देखो बेटा जैसे हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार पढ़े हैं ना, कि एक के बाद एक शब्दों की अक्षरों का एक जैसा आवाज आना, ये होता है एलिट्रेशन. ठीक है, देखो ये लिखते हैं रेगुलर साउंड ऑफ सेम साइलेबल या सेम वर्ड्स, ये समझ लो आप, रेगुलर साउंड ऑफ सेम वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट. अब जरा देखो किस तरह से होंगे. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा स्लीप, स्केप, स्माइल, ऐसे ऐसे जैसे आपने अनुप्रास पढ़ा है. चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट देखो, जैसे कुछ भी जो हम पढ़ते हैं, अपने सिलेबस से कोई एग्जाम्पल उठा लेते हैं, या आजकल चल रहे हैं उससे एग्जाम्पल उठा लेते हैं. चलो ये लेते हैं शर्मा शाइन्स सिंपल डॉक्यूमेंट्स. ये लो जी, स कोई और बना लेते हैं. आइए हमने ले लिया, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है. डॉग डिग्स द डिच, डॉग्स डिग्स द डिच. इसको हम छोटा करना चाहिए. डॉग डिग्स द डिच, द. तो देखो सिमिली कंपैरिजन विद एज और लाइक, मेटाफर कंपैरिजन बट डायरेक्टली बोल देना. यू आर ए किंग, यू आर अ टाइगर, he fought like a king. तो सिमिली he fought टाइगर, एज भी नहीं लगाया तो फिर आप क्या बोलोगे कि ये मेटाफर है जी. यहाँ कंपैरिजन तो हो रहा है पर दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट कर दिया गया है. और जो कंपैरिजन दिखे यानी एज और लाइक से दिखे तो बेटा उसको सिमिली. फिर एलिट्रेशन में आप समझ ही गए, एक जैसे शब्दों का आना. बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ मैं नहीं दूंगा, पीडीएफ मैंने दे दी है. तो आई होप ये 3 आपको समझ में आ गए होंगे. 2 और आज हम करते हैं. ठीक है बेटा, अब इस पे आएगा नहीं तो इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ओके बच्चों, 2 बज गए थे, उनको अभी और करते हैं. उम्मीद है ये तीनों तो आपको समझ में आ गए होंगे. अब हम लेते हैं बेटा नंबर 4 पर्सनिफिकेशन. अब भैया ये क्या है, नाम से ही पता चलता है, पर्सन इंसान, ह्यूमन. पर्सनिफिकेशन अगर हिंदी में जाओ तो इसको बोलते हैं मानवीकरण. मानवीकरण क्या होता है कि मानव की विशेषताओं को बताना. अच्छा, पर्सनिफिकेशन क्या होता है, ये सही है बिल्कुल, कि बेटा नॉन लिविंग थिंग्स है, मींस डेड चीजें हैं, और उनको आप किसके एट्रीब्यूट्स देते हो, लिविंग के. लिविंग वैल्यूज अगर उन्हें दी जाए, लिविंग मतलब किसकी वैल्यू, हाँ बेटा किसकी वैल्यू, ह्यूमन की वैल्यू. अगर किसी अलंकार में निर्जीव वस्तुओं को सजीव या इंसान के गुण दिए जाएं तो बेटा उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं. अब चलते हैं, चलो अब बताते हैं कि क्या है. नॉन लिविंग डेड को लिविंग वैल्यूज दे दी जाए. सीधी भाषा में समझा रहा हूं मैं, किताबी भाषा में मत जाना. लिविंग वैल्यूज अगर उन्हें दी जाए, यानी लिविंग वैल्यूज का मतलब भी क्या है बेटा, किसकी वैल्यूज, ह्यूमन की. ठीक है, जैसे आ गया भाई, बारिश इतनी होने लगी तो उसको हम किस भाषा में बोल देते हैं, थोड़ा अलंकृत कर देते हैं, सुंदर लगे. द स्काई स्टार्टेड क्राइंग. अब इसमें 2 चीजें आपको मिलेंगी, चौंक जाओगे आप, बस यही अलंकारों का मजा है. आप ये भी देखोगे स्काई स्टार्टेड तो आप ये भी कहोगे सर इसमें तो एलिट्रेशन है. हाँ बेटा वो भी है,
बिल्कुल, द स्काई स्टार्टेड क्राइंग, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा। अब यहां दो थॉट आएंगे, एक तो स्काई है वो क्या कर रहा है बेटा, क्राई, ऐसा तो होता नहीं। क्राई किसका गुण है बेटा, किसका है, ह्यूमन, मतलब ये एट्रीब्यूट किसका है, क्राइंग, रोना, ह्यूमन। और किसके साथ यूज किया गया, स्काई के साथ ना, भाई बात नहीं बनी। ठीक है, ऐसे लिख दिए द क्लाउड्स, ये देखो जैसे मान लो ये एग्जांपल आ जाए, द क्लाउड्स आर रनिंग। अब बताना जरा किनका कंपैरिजन किससे हुआ, क्लाउड का। अब क्लाउड को हम लिविंग में नहीं मानते, नॉन लिविंग ही है, और क्या एट्रीब्यूट दे दिया, रन, दौड़ना, तो ये भी क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। किसी निर्जीव वस्तु को ह्यूमन के गुण दे देना पर्सोनिफिकेशन होता है। दो एग्जाम्पल काफी है, थोड़ा और बढ़ाऊं है बेटा, चलो एक आध और बढ़ाते हैं। ठीक है, कोई लेते हैं ही, थोड़ा सा अजीब सा लिखते हैं, देखो थोड़ा मतलब बड़ा सा, और ही तो नहीं लिखेंगे, कोई निर्जीव वस्तु लेते हैं, वो ज्यादा इसमें सुटेबल होगी, ही को आगे नहीं रख रहे हैं। तो नॉन लिविंग लेते हैं, जैसे माउंटेन लिख दिया, माउंटेन, माउंटेन became angry, mountain became angry and burst, B-U-R-S-T, burst into pieces, burst into pieces। अब भाई किसका कंपैरिजन है, माउंटेन, सॉरी माउंटेन को किसका गुण दिया गया है, ह्यूमन का, कौन सा, एंग्री होना, गुस्सा आना। माउंटेन तो नॉन लिविंग थिंग है भाई, काहे का गुस्सा, लेकिन फिर भी ऐसे अलंकृत भाषा में लिखा जाता है कि पहाड़ों को लोगों ने बहुत परेशान किया, बार बार तोड़ रहे हैं, और एक दिन पहाड़ गुस्से में आ गया और टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया, यानी ज्वालामुखी फट गया, या इस तरह की सिचुएशन में इस तरह के सेंटेंस लिखे जाते हैं, जैसे कवियों की भाषा आपने देखी होगी। अब बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं, हाइपरबोल, कुछ लोग इसको हाइपरबोल कहते हैं, कुछ हाइपरबोले, कोई बात नहीं, ठीक है, दोनों का अपना अपना अलग है। अपना अपना अलग कैसे है, एक ब्रिटिश एक्सेंट होता है और एक अमेरिकन, तो दोनों में थोड़ा फर्क होता है। जैसे हम ना डिवोर्स भी बोल देते हैं और डाइवोर्स भी बोल देते हैं, दोनों ठीक माने जाते हैं। वाइटामिन भी कह देते हैं, विटामिन भी कह देते हैं, दोनों ठीक माने जाते हैं। इसी तरह से दो अलग अलग। चलो अब ये हमारा फिफ्थ है और आज का ये हमारा लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है। अब देखो हाइपरबोले क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोल देना। एक्सट्रीम वैल्यूज, अगर मैं सही भाषा में आपको समझाऊं तो किसी चीज को एक्सट्रीम वैल्यूज देना, ठीक है, किसी चीज को एग्जैजरेट कर देना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह देना। हिंदी तो नहीं लिखूंगा पर चलो आपके लिए बढ़ा चढ़ाकर, एक्सट्रीम वैल्यूज पे ले जाना। चलो अब इधर देखो आप कैसे बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। यू कैन मूव माउंटेन्स, कई बार हमारे टीचर लोग बोलते हैं, पेरेंट्स लोग बोलते हैं, अरे बेटा अगर तू चाहे तो पहाड़ हिला सकता है, दुनिया हिला सकता है, इस तरह का होता है। तो आप समझ गए होंगे, मूव माउंटेन्स बाय ह्यूमन, तो ये कितना मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। इसी तरह के जो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट किया जाए, किसी चीज़ को बहुत हाई पिच पे रखा जाए, तो बेटा वो हाइपरबोले होता है। ठीक है, तो कोई एक आध एग्जाम्पल और दे देते हैं, जैसे शी क्राइड एंड फिल्ड द ओशियंस। ये लो जी, वो रोई और उसने इतनी रोई कि सागर भर दिया। हद नहीं हो गई, तो ये जहां हद हो जाए वही है हाइपर बोले। तो बेटा ये इतने से एग्जाम्पल है, बाकी आपके पीडीएफ में अवेलेबल है। तो हमने 5 पढ़े हैं, सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोले, पर्सोनिफिकेशन, और एक रह गया हमारा सिमिली था, मेटाफर था, हाइपरबोले आ गया,
पर्सोनिफिकेशन हो गया, उसके बाद एक और पढ़ा है आपको सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोले, पर्सोनिफिकेशन। ओके, ही वाज, दैट वाज, दैट वाज, दैट वाज, दैट वाज, दैट वाज अलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास अलंकार। तो ये 3 पहले पढ़े थे आपने, 2 यहाँ अवेलेबल है, 5 हो गए। उम्मीद करता हूँ ये 5 आप अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाया है, उस पीडीएफ फाइल में यानी कि पेजेस भेजे हैं, उनमें पढ़ना, उनमें अदर एग्जाम्पल्स भी हैं और अच्छे से, मतलब अच्छे से तो यहाँ बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखा है, जो बोर्ड पर लिखने से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक बाय बाय।